मैं आभारी हूँ आयोजकों का, जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया है। प्रोफेसर समीर त्रिवेदी ने आज से 20 दिन पहले मुझे फ़ोन करके कहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यूरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में मैं क्या करूँगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि सुअवसर ही है। और आगे मैं बात शुरू करूं उसके पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। और जो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एलुमनाई आए हैं, उनके परिजन आए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप जितने लोग भी आए हैं, उनके परिजन जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक खूबसूरती और आतिथ्य का भी आनंद उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। काशी और कश्मीर का रिश्ता बड़ा पुराना है। यहाँ वितस्ता है तो वहाँ गंगा है। अगर यहाँ शारदा पीठ है तो सर्व विद्या की राजधानी काशी है। अनादिकाल से आप देखेंगे तो ये रिश्ता बड़ा पुराना है। एक दो पंक्तियाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए मैं समर्पित करना चाहूँगा। तू एक था मेरे असार में हजार हुआ, तू एक था मेरे असार में हजार हुआ, इस एक चिराग से कितने चिराग जल उठे। 1861 में इस धरती पर मालवीय जी का जन्म हुआ और एक ज्योत जली, और आज भी उस ज्योत के कारण हिंदुस्तान चमक रहा है, बल्कि दुनिया के और भी भूभाग पर उस चमक को आप देख सकते हैं। जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय हिंदुस्तान में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, और वो पांचों केंद्रीय विश्वविद्यालय मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकार के द्वारा स्थापित थी। ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, जिसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगा। देश गुलाम था और अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो शर्त रखी थी 25 लाख रुपए इंडाउमेंट जमा करने की। आज के ज़माने में नहीं, ये बात 1915-16 की मैं कर रहा हूँ। 15 में पैसा जमा हो गया था। अब 25 लाख रुपए इकट्ठा करना उस ज़माने में सामान्य रूप से संभव नहीं था। अनेक किस्से हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो उस समय स्थापना हुई, और मुझे लगता है कि अर्वाचीन और आधुनिकतम दोनों का सम्मिश्रण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिख सकता है। जहाँ विज्ञान तकनीक के संस्थान बने, वहीं प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय पर भी मालवीय जी महाराज का बड़ा जोर रहा। अगर आप देखेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब इंग्लैंड में हुई थी तो उस समय देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को कितना नुकसान हुआ था अंग्रेजी हुकूमत के कारण, इसका पक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही रखा था। इतिहास की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अनादिकाल से अगर भारत की पहचान पूरी दुनिया में थी, दुनिया की जीडीपी में अगर 25% योगदान हमारा था, तो उसके मूल कारण में क्या था, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ही उसके मूल में थे, चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, अनेक नाम लिए जा सकते हैं। और आप सब लोग जिस पेशे से हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कैटरेक्ट सर्जरी के इक्विपमेंट जब दुनिया के किसी देश में नहीं बनते थे, उस समय फाइनेस्ट इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बनता था। सामान्य रूप से हमारी दिक्कत क्या हुई, गुलामी के कालखंड में हमने बहुत सारी चीज़ें खोई। हमारे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की किसी लाइब्रेरी में ये
आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। आप में से अनेक लोग बाहर जाते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है और इसलिए मैं उसको उद्धृत कर रहा हूँ। सिकंदर का नाम आप सब जानते हैं। यहीं जब युद्ध हुआ मगध सम्राट से, तो सिकंदर ने पहले अपने गुप्तचर भेजे थे, जासूस भेजे थे कि पता करके आओ मगध सेना की ताकत कितनी है। गुप्तचरों ने जाकर के कहा कि साहब ऐसी सेना संकल्पबद्ध जो लड़ने के लिए पूरी तरह तत्पर है, ऐसी सेना से मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। सिकंदर नदी के किनारे से लौट गए, पैर वापस खींच लिए। उसका जो दूसरा पहलू है जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ। पोरस का नाम आप सब लोग जानते हैं, पुरराज। सिकंदर और पोरस की दोस्ती का राज क्या था? जब वो वापस लौट रहे थे उसी समय पुरराज मिलते हैं उनको पोरस, और पोरस ने उनको स्टील भेंट किया, इग्नॉट स्टील, जो दुनिया में सबसे अच्छी स्टील होती थी और तलवार उसी से बनती थी। तो सिकंदर और पोरस की दोस्ती का राज वो इग्नॉट स्टील था जो हिंदुस्तान में बनता था। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर आइजक न्यूटन का नाम आप सबने सुना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजक न्यूटन भाषण दे रहे हैं कि विज्ञान के पास कोई ऐसी विधि नहीं है कि नेविगेशन में समुद्र में पानी के जहाज जा सके। उनके भाषण के पहले हमारे समुद्री जहाज सुदूर दक्षिण अफ्रीका का आगे सक्रोता एक जगह है, अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी पाली में और संस्कृत में लिखे हुए अभिलेख मिल जाएंगे। लॉगरिथम के आधार पर छोटे छोटे इक्विपमेंट बना करके हमारे देश के नाविकों ने समुद्र में जहाज दुनिया के दूसरे जगहों पर ले गए। तो भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं हुआ था कि सोने की बड़ी माइंस थी हमारे पास। हमारी शिक्षण संस्थाओं में इस तरह के शोध हुए थे, रिसर्च हुए थे, इस तरह की चीज़ें हम बनाते थे जो दुनिया में ले जा करके बेचते थे, और तब हम समृद्ध हुए थे। किन्हीं कारणों से मैं मानता हूं कि अब उसको भूल जाना ही बेहतर है। फिर से आज भारत की एक नई पहचान पूरी दुनिया में बन रही है। जिस देश के हम गुलाम थे उसी देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। पूरी दुनिया में आज भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है, आप में से अनेक लोग अनेक कॉन्फ्रेंसेस में बाहर जाते हैं। मुझे लगता है कि 10-15 साल में आपको अनुभव खुद महसूस हो रहा होगा किस नज़रिए से अब दुनिया में हम देखे जाते हैं। मुझे लगता है कि यही वक्त है, सही वक्त है, और मैं मानता हूं कि फिर से हमारी शिक्षण संस्थाएं, अगर हमको दुनिया में ग्लोबल पावर बनना है तो बाकी काम तो होंगे, लेकिन जब तक हमारी शिक्षण संस्थाएं, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रोफेसर पीवी सिंह साहब को मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आधी डॉक्टरी मुझे आती है, और वो इसलिए आती है कि जब मैं पढ़ता था तो नियम से एक रूटीन था कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय में रोज़ 1.5 घंटा, कभी डॉक्टर साहब के आउटडोर में तो कभी किसी के आउटडोर में, नित्य का काम था। और वो काम ऐसा कभी भी रह रहा कि कभी डॉक्टर साहब को फ़ोन करना पड़ता है तो कभी समिति की फलां आदमी आया, ज़रा देख लीजिए डॉक्टर साहब। तो ये एक आदत सी बन गई उसी समय से, और मैं समझता हूँ कि तो मैं डॉक्टर साहब की बात जब सुन रहा था तो एक शब्द हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग प्रौद्योगिकी संस्थान में थे, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ एक इस्तेमाल करते थे हम लोग अपने हॉस्टल में सब, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा देश नहीं, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में समस्याओं का व्यवहारिक समाधान कैसे निकाला जा सकता है, मैं समझता हूँ कि जिसने वहाँ 5 साल 7 साल 8 साल गुजारा है, मैं मानता हूँ कि वो निश्चित रूप से उस टेक्नोलॉजी का पारंगत आदमी है। और इसलिए जहाँ भी गए लोग, उन लोगों ने अब हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अगर आप देखेंगे, आईआईटी तो बहुत बाद में बने हैं। आप एक 80 के दशक के पहले या 60-70 के दशक में आप देखिए तो जो भी PSUs हो उसका नंबर 1 ITBHU का विद्यार्थी, या हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैं मानता हूँ कि जितना बड़ा योगदान पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है, उतना योगदान किसी का नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में
बहुत कम उम्र में उनको जाने का अवसर मिला कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। सबसे कम उम्र के और सबसे कम ऊंचाई के व्यक्ति थे वो। पहला भाषण उनका वहीं कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में हुआ और उस भाषण से लोग इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद से लेकर के जब तक मालवीय जी जिंदा रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने भी रेजोल्यूशंस हैं अंग्रेजी में, सबकी ड्राफ्टिंग मालवीय जी ने की। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो चिकित्सालय या मैं कहूँ चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, उसकी जो देश के दूसरे संस्थानों से अलग पहचान थी वो था डॉक्टरों का मानवीय चेहरा। पिछड़े लोग, गरीब लोग और भारी संख्या में भीड़ आती थी, लेकिन जिस तरह से लोगों का इलाज हुआ उसने उस संस्थान की ख्याति को पूरे देश में निश्चित रूप से बढ़ाया। और मुझे लगता है कि जो कैंपस है वो उसके सुवास से सुरभित और महामना के आशीर्वाद की सरिता से जो लोग निकले हैं और वो कार्यक्रम होता है तो मैं उसे एक वैश्विक समारोह मानता हूँ। ये ठीक है कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का एलुमनाई मीट है, मुझे भी कई अवसरों पर कई ऐसे समारोहों में जाने का अवसर मिला है। और ग्लोबल एलुमनाई मीट जो IIT BHU की होती है, लगभग हर मीट में मैं जाता हूँ जहाँ भी मुझे लगता है कि आप देखें कि साहिब वही फ़कीर है जो कोई पहुँचा होए, जो कोई पहुँचा होए नूर का छत्र विराजे। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ चारों तरफ महामना की रोशनी है और इतने वर्षों बाद भी भारतवर्ष के अमृतकाल में पूरे एजुकेशन सेक्टर को ये नई दिशा दे रहा है। पिछले साल मैं अमेरिका में था, एक एलुमनाइज का ही कार्यक्रम था। वहाँ मैंने एक बात कही कि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये कनेक्शन ऐसा है जो समाज और राष्ट्र दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है। मुझे लगता है कि ये जो बॉन्डिंग है शायद कम संस्थानों में है जो वहाँ के विद्यार्थियों में रही है। आपका अनुभव, आपकी ऊर्जा, आपका अपना बृहद नेटवर्क, समाज, इकॉनमी तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर समाज के लिए मैं समझता हूँ कि मालवीय जी की प्रेरणा से हम सब काम कर सकें। हम जो मौजूद बाउंड्री है उसे समाप्त कर नया ऊर्जावान नेटवर्क तैयार करने में समर्थ हैं। अल्मा मेटर तथा जम्मू कश्मीर के बीच एक सुखद और प्रगाढ़ संबंध आज दिखाई पड़ा है। हम सबके लिए एक अवसर भी है कि समाज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो हमने प्राप्त किया है उसे हम कई गुना मात्रा में वापस कर सकें। ये ठीक है कि समारोह में यूरोलॉजी केंद्र में है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में आप सबका योगदान सराहनीय है। प्रोफेसर VNP त्रिपाठी से लेकर मुझे लगता है जितने नाम लिए गए हैं व्यक्तिगत रूप से मैं सबसे परिचित रहा हूँ, संपर्क में भी रहा हूँ। ये अप्रतिम अवसर मैं मानता हूँ जब सभी मिलकर के हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में अपना योगदान दे सकते हैं। जो नए ग्रेजुएट्स हैं वहाँ के उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इस बात को दोहराना जरूरी है कि एलुमनाई कनेक्शन ग्रोथ के लिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी मानता हूँ और ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका मुकाबला इससे नहीं किया जा सकता है। अब 9 वर्षों में 10 वर्षों में आप देखें तो देश में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी प्रगति हुई है और शायद इस तरह की बात पहले संभव नहीं थी। 9 सालों में 15 नए एम्स बन गए, 225 नए मेडिकल कॉलेज बन गए, जन औषधि केंद्र के जरिए करीब 2300 करोड़ रुपए बचत देश को हो रही है, 70,000 नई MBBS की सीटें देश ने जोड़ी हैं। ऐसे तमाम कीर्तिमान स्थापित हुए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि अब हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ देश और समाज खड़ा है। यहाँ देश के अनेक भागों से आए हुए साथी इकट्ठे हैं। स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर में भी बाहर से आए हुए लोगों की रुचि होगी। मैं उसके बारे में हूँ, डायरेक्टर स्कीम्स की बात
को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक तो ये उचित मंच नहीं है कि यहाँ इस बात को उठाना चाहिए था। मुझे तकलीफ़ ये है कि आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। जिन विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने मुझे रिप्रेजेंटेशन ये दिया था उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए, उनका निर्णय प्रशासन ने कर दिया है। ये जेन्युइन हम जानते हैं कि फैकल्टी की कमी हर जगह है, विशेषज्ञों का मिलना आजकल मुश्किल काम हो गया है। तो आपने जो बात कही उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा और मुझे लगता है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इक्विपमेंट का सवाल है, एक दिन आप स्कीम्स के कई प्रोफेसर मुझसे मिलने आए थे। मैंने उन्हें एक सुझाव दिया था कि आप लोग आपस में बात करिए, संसाधनों की एक सीमा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो IMS है या अस्पताल है, वो एम्स नहीं बन सका, लेकिन एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना। उसकी फंडिंग पहले HRD मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय करता था, अब भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी करे। मुझे लगता है कि अगर स्कीम्स को अपनी प्रामाणिकता और उपयोगिता बरकरार रखनी है तो हमें भी इस मॉडल के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन और उसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की फंडिंग, तब हम एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के नाते भविष्य में भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। ये बड़ा आवश्यक है। मैं आग्रह करूंगा आपसे और आपके सभी प्रोफेसर साहबान से कि आप खुद विचार करिए। अगर आप सब इस पर सहमत हैं तो इस दिशा में हम लोग बढ़ा सकते हैं कदम। स्वास्थ्य सचिव हमारे बीच ही हैं, भारत सरकार से जो बात करनी होगी वो की भी जा सकती है, कराई भी जा सकती है। बताया अभी डायरेक्टर साहब ने कि यहाँ 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक नर्सिंग कॉलेज, ये सब पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब एम्स सामान्यतया एक्सेप्शन है जम्मू कश्मीर, जहाँ 1 करोड़ 35 लाख की आबादी पर 1 करोड़ 30 लाख की आबादी पर 2 एम्स दिए गए। उसके पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाना चाहता। जम्मू के डॉक्टर साहब लोग मुस्कुरा रहे हैं और तो मुझे हेल्थ के पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर जो भी इंडिकेटर्स हैं नेशनल एवरेज से काफ़ी बेहतर कर रहा है, लगभग हर इंडिकेटर पर। और अगर हेल्थ के बजट की मैं बात करूं तो उसमें भी देश के किसी राज्य से पर कैपिटा बजट हमारा ज़्यादा है, किसी राज्य से। और आज की तारीख में प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए हम मरीजों के इलाज पर खर्च करें। प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए जो स्कीम हमारी सेहत है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, उसमें सेहत नाम दिया हो, जिसमें हर परिवार कवर है। और कोशिश की जा रही है कि एक कठिनाई थी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर में कम था। अब हमारी दूसरी वरीयता है कि प्राइवेट सेक्टर भी आवे और मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ श्रीनगर में कुछ लोगों को ज़मीन दी गई है, 1-2 लोगों ने काम शुरू किया है, लेकिन अच्छे प्राइवेट सेक्टर में भी इंस्टीट्यूशन आवें, इसकी कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अभी G20 की बैठक हुई थी, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा। ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, उसकी मुख्य बैठक अभी गोवा में होनी है जो मिनिस्टीरियल लेवल की होगी। इसके पहले 2 बैठकें और हुई थी, लेकिन सूचना के तौर पर मुझे बताना ये जरूरी समझ में आता है कि इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की चर्चा देश और दुनिया में किसी बैठक से ज़्यादा हो गई। और मैं आभारी हूँ जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों का, सबके सहयोग से एक शानदार आयोजन हुआ। तब से लेकर के आज तक मैं देखता हूँ तो राष्ट्रीय स्तर के कई इवेंट श्रीनगर में हुए हैं। देश भर के डेयरी मिनिस्टर का सम्मेलन श्रीनगर में हुआ। इंजीनियर्स एसोसिएशन की एनुअल मीट वो श्रीनगर में हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एनुअल मीट वो श्रीनगर में हुआ। अभी कल एक कार्यक्रम में था, वो ट्राइबल फेस्टिवल, देश भर के 16 राज्यों के ट्राइबल यहाँ आए हुए हैं और 3 दिन का उनका कार्यक्रम है। आज आप सबके बीच मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि जब मैं आया था यहाँ
क्योंकि आपको जानना ये ज़रूरी है। तो मैं 7 अगस्त 2020 को यहाँ पहुँचा था। मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि साहब दरबार मूव, अक्टूबर का महीना था, दरबार मूव होने वाला है। मैं जानता नहीं था, मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि साहब अब सचिवालय यहाँ से उठ के जम्मू जाएगा। अंतिम शुक्रवार था अक्टूबर महीने का। सुब्रमण्यम जी उस समय हमारे मुख्य सचिव थे। तो मैं गया दरबार मूव देखने। तो 217 ट्रकों में फाइल लद करके यहाँ से जम्मू रवाना हो रही थी। और जब जिस महीने में दरबार मूव होता था तो अक्टूबर 20 के बाद काम का सवाल ही नहीं, और नवंबर 10 तक या 15 तक। तो मैंने तय किया कि अब अगली बार दरबार मूव जब होगा तो कोई ट्रक नहीं आएगी। और मुझे खुशी है कि जब मई में हम लोग जम्मू से आए श्रीनगर तो कोई ट्रक नहीं आई। 1000 कमरे किराए पर 6 महीने श्रीनगर में लिए जाते थे, 800 कमरे किराए पर जम्मू में लिए जाते थे। वो प्रक्रिया बंद हो गई है। और एक बात बताते हुए मुझे खुशी है कि आज ऑनलाइन सर्विसेज 400 से ज़्यादा हो गई हैं हमारी, और पूरी तरह से पेपरलेस ऑफिस की ओर हम बढ़ गए हैं। अब ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मोड में कोई एप्लीकेशन हमारे यहाँ सरकारी कार्यालयों में नहीं ली जा रही। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो सेवाएं चिन्हित हैं उन्हें ऑटो एस्केलेशन मोड में करने वाले देश में प्रथम राज्य यूटी हम है। ऑटो एस्केलेशन मोड का मतलब कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में अगर कोई सेवा है जो 15 दिन में मिलनी है, जैसे किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए 15 दिन में मिलना है, और जिस ऑफिसर को देना है 15 दिन में अगर वो नहीं देगा तो 16वें दिन ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट करके उसके हायर ऑफिसर के पास चली जाएगी। तो उन पर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लग सकती है, वो तो अनिवार्य रूप से लगेगी, और एक्शन भी हो सकता है। तो ढेर सारी सेवाएं हम लोग अब ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सभी सेवाएं इस मोड में हम लोग कर देंगे, और देश में पहले हम होंगे जो इस काम को पूरा करेंगे। कोशिश की जा रही है। मैं 2020 की बात करूं तो 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में पूरे हुए थे। अब हमारी रफ्तार लगभग 10 गुनी बढ़ गई है। आज की तारीख में हम इस बार लगभग 93,000 प्रोजेक्ट एक साल में पूरे कर रहे हैं, और पैसे में कोई बहुत अंतर नहीं है। एक व्यवस्था लागू की गई कि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन, बिना ई टेंडरिंग के काम नहीं होगा। तो एक प्रचार चला गया कि तो काम होगा ही नहीं, ऐसे कैसे काम होगा। मैं हैरान था कि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के भी काम हो जाते थे, और देश के कोने कोने से फ़ोन आते थे, साहब मैंने 4 साल पहले काम किया था, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। जब पता किया गया तो पता चला कि साहब वो सैंक्शन ही नहीं था, काम हुआ कैसे, तो किसी ने कह दिया था। वो व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है, और लोगों को आवाम के हित में काम हो इसकी हर कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं था, एक दिक्कत थी। सरकारी नौकरी, मोटे तौर पर आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि 1,30,00,000 आबादी पर लगभग 5 लाख लोग हैं जो सरकारी नौकरी में। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, वहाँ हमसे केवल 10,000 ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। बात और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कुल 14,000 करोड़ का आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक था। एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से बनी है। लैंड की दिक्कत है, ज़मीन का पार्सल हमारे पास कम है, लेकिन आज की तारीख में 32,000 करोड़ रुपए के काम ज़मीन पर चल रहे हैं, उसमें काफ़ी पूरा होने वाले हैं, और हमारे पास प्रपोजल लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं। तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आने वाले 2 वर्षों में इंडस्ट्री सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर अपनी एक विशेष पहचान बना सकेगा। पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट पिछले साल 1,88,00,000 आया। हाँ, ये सच है कि अभी हमारे पास हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अच्छे संसाधन नहीं है। श्रीनगर में जो लोग आते हैं, रूटीन काम के अलावा मेरे पास एक काम ये भी होता है कि डॉक्टर साहब का कोई परिचित आया तो डॉक्टर साहब के यहाँ से खबर आएगी कि साहब रूम नहीं मिल रहा है, होटल में रूम दिला दीजिए।
अनेक फ़ोन इस तरह के आते हैं। कोशिश की जा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दृष्टि से भी पहल हुई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि केवल श्रीनगर नहीं और भी स्थानों पर अच्छे होटल बन जाएंगे। इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा होगी, निश्चित रूप से होगी। और चौथा जो मुख्य विषय हो सकता है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हो सकता है, जम्मू कश्मीर को ट्रांसफार्म करने का। अभी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है हमारी इकॉनमी में, मोटे तौर पर 38,000 करोड़ का है। एक हम लोगों ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाया है, देश के मूर्धन्य कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से बनाया है, और 29 इंटरवेंशंस उसमें प्रपोज किए गए। जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का बजट है, उसके अलावा हर साल हम लोग 1,000 करोड़ रुपया ज़्यादा उसमें खर्च कर रहे हैं। यहाँ 1100 करोड़ का मीट हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। फॉडर जो हमको ज़रूरत है, केवल 30% फॉडर हमारे यहाँ पैदा होता है, उसमें भी हम आत्मनिर्भर के करीब आ जाएंगे। मिल्क डेफिसिट स्टेट थे हम, अब हमें मिल्क की कमी नहीं है। इस साल हम मिल्क सरप्लस बनने जा रहे हैं। अभी 2 लाख लीटर मिल्क की प्रोसेसिंग हम रोज़ करते हैं, 3 साल बाद हम 5 लाख लीटर मिल्क की प्रोसेसिंग रोज़ करेंगे। एप्पल का प्रोडक्शन जो है वो देश का 2/3 एप्पल यहीं होता है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश है कि इस प्रोडक्शन को हम 3 गुना बढ़ा सकते हैं। और जो इंटरवेंशंस हैं वो मैं बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं, और मुझे लगता है कि एक इंटरवेंशन से कई लाभ होते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा। पहली बार घाटी में खास तौर से सरसों मस्टर्ड की फसल पहली बार आप सबने देखी होगी। पूरा लगता था कि वैली पीली हो गई है। अब कई लोगों को लगता है कि अब उससे क्या होगा, तो हमको ऑयल मिल जाएगा। नहीं, ऐसा केवल नहीं है। अब एक सरसों की पैदावार के कारण जहाँ खाद्य तेल की कमी हमारी पूरी होगी। आप सब जानते हैं कि मस्टर्ड से ऑयल केवल 40% निकलता है, थोड़ा कम ही निकलता है, रेस्ट ऑयल केक बनता है। तो जो फॉडर की कमी थी वो भी हमारी पूरी होगी। और जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है, मधुमक्खियाँ 1 महीने पहले वैली में आ गई हैं। तो जो लोग हनी का काम करते हैं उनका लाभ कितना होने वाला है, इसका अनुमान मुझे लगता है कि अभी नहीं लगाया जा सकता, बाद में लगाया जा सकता है। तो ये चौथा सेक्टर है जिस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर निश्चित रूप से यहाँ बहुत ही समर्पित लोग हैं, और कोरोना के दौरान मैंने खुद देखा है। और आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना ने जितना कहर ढाया, मुझे लगता है कि कहर यहाँ भी था, लेकिन उसकी तुलना में काफ़ी कम था, ये मैं कह सकता हूँ। मैं यहाँ था, बनारस, पटना से फ़ोन आते थे कि साहब वो दवा नहीं मिल रही जरा। और मुझे याद है एक बड़े सीनियर रिटायर्ड डीजीपी को मैंने यहाँ से दवा भिजवाई थी। तो उससे काफ़ी मैं समझता हूँ कि बेहतर स्थिति आ रही है। आप सब आए, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय, मेरे लिए तो व्यक्तिगत ये एक भावनात्मक अनुभव है। और मुझे लगता है कि जो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समय गुजारा है वो मेरी इस बात से सहमत होगा कि जो कुछ अच्छा है वो मालवीय जी का और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, और जो कमियां हैं वो हमारी व्यक्तिगत हैं। और एक बड़ा पुराना शेर है कि क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्ज़ों में, क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्ज़ों में, आँखें ही कहें उसको आँखों ने जो देखा है। जिसने देखा है, मैं समझता हूँ उसको अनुभव कर सकता है और बदल सकता है। आज आप श्रीनगर में हैं, आप स्वयं अपनी आँखों से उस परिवर्तन को देखें, ये मेरी अपेक्षा है, आपसे आग्रह है। आप जो देखेंगे, जो महसूस करेंगे, वो शायद अल्फाज नहीं कह पाएंगे। मेरे अल्फाज में जो रंग है वो उसका है, मेरे एहसास में जो है वो फ़ज़ा उसकी है। शेर मेरे हैं मगर इनमें मोहब्बत उसकी है, फूल मेरे हैं मगर बादे सबा उसकी है। ये सब मालवीय जी का है, यही मैं कर सकता हूँ।
मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की महान विरासत के मध्य आप सभी के सहयोग से संबंध और मजबूत होंगे और भविष्य में भी आप सबका मार्गदर्शन सहयोग इस यात्रा में मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं यहाँ आने के लिए और आप सबको साधुवाद देते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।